हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट में। और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास से इकोनॉमिक्स। 11th क्लास के इकोनॉमिक्स में जो पढ़ाया जा रहा है वो है चैप्टर नंबर 4 टी.आर. जैन की किताब से माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा रहे हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी कर्व एनालिसिस से। आईसी कर्व मतलब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से। इंडिफरेंस कर्व को हम हिंदी में कहते हैं तटस्थता वक्र। इसमें मैं काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। जो आज पढ़ाने वाला हूँ वो है उपभोक्ता बजट। उपभोक्ता बजट किसे कहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बजट किसे कहा जाता है। व्हाट इज बजट। सामान्य तौर पर बजट का मतलब होता है कि इंसान की कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना वो अर्न कर रहा है, कितना उसके पास रिसोर्सेज हैं, वो उसका बजट कहलाता है सामान्य तौर पे। जैसे आप किसी दुकान में जाए तो आपसे पूछा जाता है कि जब आप कपड़े लेने जाए तो बोलते हैं कि भाई साहब अपना बजट बताइए, कितने तक का चाहिए आपको। तो कोई भी सामान लेने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कितने तक का बजट है आपका। मोबाइल लेने जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कितने तक का बजट है आपका। तो बजट का मतलब होता है कि रिसोर्सेज जो आपके पास है उस चीज़ को खरीदने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए, तो रिसोर्सेज ही बजट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बजट का क्या मतलब। यहाँ पे भी बजट का वही मतलब कि जितना रिसोर्सेज कंज्यूमर के पास है वो उसका बजट। अब वो उस बजट में कौन कौन सी चीज़ें खरीद सकता है वो हमें यहाँ पे बताना है। अब मैंने आपको बताया कि एक कंज्यूमर जब किसी भी दो चीज़, बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस होते हैं, तो उन चीज़ों से वो चूज करते 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 ऑल्टरनेटिव में से चूज करते करते तो दो बेस्ट ऑल्टरनेटिव तक पहुंचता है। और उसके बाद जो दो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाता है। और डिफरेंट कॉम्बिनेशन जितने भी होते हैं वो सभी कॉम्बिनेशन से उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है सभी से, उसे इंडिफरेंस सेट कहा जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि यदि एक उपभोक्ता खरीदने जाता है चीज़ें, वो एप्पल्स खरीदता है, ऑरेंजेस खरीदता है। यदि एक एप्पल खरीदता है तो 10 ऑरेंजेस, 2 एप्पल खरीदता है तो 7 ऑरेंजेस, 3 एप्पल खरीदता है तो 5 ऑरेंजेस, 4 एप्पल खरीदता है तो 4 ऑरेंजेस, इस प्रकार से। ठीक है, 4 ऑरेंज। इस प्रकार से जैसे जैसे वो एप्पल्स की क्वांटिटी बढ़ाता जाता है वैसे वैसे ऑरेंजेस की क्वांटिटी कम होती जाती। बट जितने भी कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, हर एक कॉम्बिनेशन पे उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इस चीज़ को कहते हैं आईसी सेट। आईसी सेट, इंडिफरेंस सेट, यानी तटस्थता समूह। तटस्थता समूह। अब इसी प्रकार से एक चीज होता है जिसको कहते हैं बजट सेट। बजट सेट मतलब बजट समूह। अब मान लीजिए मैं आप एग्जांपल देता हूं कि एक व्यक्ति है जो 2 चीजें खरीद ले गया, एक एप्पल्स और एक ऑरेंजेस। ठीक है, तो जब वो एप्पल्स खरीदने जाता है तो एप्पल्स का प्राइस कुछ और होगा और ऑरेंजेस का प्राइस कुछ और होगा। मैंने एग्जांपल लिया कि 10 रुपए का एप्पल है और 5 रुपए का ऑरेंज। 10 रुपए का एप्पल है और 5 रुपए का ऑरेंज। अब उसके पास जो टोटल पैसे हैं वो 60 रुपए। टोटल पैसे 60। अब ये टोटल पैसे जो उसके पास 60 रुपए हैं, इनमें से वो दोनों चीजें खरीदना चाहता है, एप्पल्स भी और ऑरेंजेस भी। अब पहले वो सोच रहा है कि मैं कोई एप्पल यदि नहीं लूं, कोई भी एप्पल ना लूं, एक भी एप्पल ना लूं, तो फिर मैं कितने ऑरेंजेस खरीद पाऊंगा। तो यदि कितने 5 रुपए का एक ऑरेंज है भाई साहब और 10 रुपए का एक एप्पल, और टोटल रुपए कितने हैं 60। सिंपल मैथमेटिक्स है। 60 रुपए आपके जेब में है, एप्पल 10 रुपए का मिल रहा है, ऑरेंज 5 रुपए का मिल रहा है। आप एप्पल नहीं खरीदना चाहते तो सारे पैसे कहाँ खर्च करोगे, ऑरेंजेस पे।
तो ऑरेंजेस कितना खरीद पाओगे? 12 ऑरेंजेस खरीद पाओ। यदि आपने कहा चलो एक एप्पल खरीद लेते हैं, तो एक एप्पल पे 10 रुपये चले गए, बाकी बचा 50 यदि आप खरीदने पे खर्च करोगे ऑरेंजेस पे, तो 10 एप्पल्स 10 ऑरेंजेस। उसके बाद आपने 2 एप्पल खरीदने का सोचा था, 2 एप्पल यदि आप खरीदे तो 20 रुपये इसी में चले गए, बचे आपके पास 40 रुपये, तो खर्च होंगे 8 ऑरेंजेस खरीदे जाए इसके लिए। उसके बाद 3 यदि आप एप्पल्स खरीद ले तो 30 रुपये यहीं चले गए, 6। 4 एप्पल्स खरीद ले तो 40 रुपये यहीं चले गए, 4। फिर 5 एप्पल खरीद लेते हो तो ऑरेंजेस कितने खरीद पाएंगे हम? 2। और यदि 6 एप्पल्स खरीद लेते हैं तो ऑरेंजेस नहीं खरीद पाएंगे, 1। तो ये जो मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताया है, हर कॉम्बिनेशन पे खर्चा कितना हो रहा है? 60 रुपये। प्रत्येक कॉम्बिनेशन पे जो खर्च हो रहा है, जितने भी कॉम्बिनेशंस बनाए मैंने, हर एक कॉम्बिनेशन पे जो खर्च हो रहा है वो खर्च हो रहा है टोटल 60 रुपये। हमारे पास ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन गए। आपने ये वाला कॉम्बिनेशन भी खरीद सकते हो, आप ये वाला कॉम्बिनेशन भी खरीद सकते हो, आप ये वाला कॉम्बिनेशन भी खरीद सकते हो, आप हर एक कॉम्बिनेशन आप खरीद सकते हो, कारण आपके पास टोटल 60 रुपये है। टोटल 60 रुपये खर्च करके आप इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो, अब मर्जी आपकी, ठीक है। बट यदि आप 60 रुपये खर्च करना चाहते हो तो आप सेटिस्फैक्शन भी चेक करोगे कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ प्राप्त हो रहा, ठीक है। आप सेटिस्फैक्शन कितना चाहते हो? सेटिस्फैक्शन चाहते हो इसके हिसाब से, और चीज़ें खरीद सकते हो इसके हिसाब से, ठीक है। सेटिस्फैक्शन चाहते हो इसके हिसाब से और चीज़ें खरीद सकते हो इसके हिसाब से। इस चीज़ को कहते हैं हम बजट सेट। ये जो टेबल बनाया मैंने, ये कहलाएगा बजट्स। इस बजट सेट की जो डेफिनेशन होगी कुछ इस प्रकार से होगी हिंदी में। बजट समूह 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय में खरीद सकता। इंग्लिश में बजट सेट represents combination of two commodities that a consumer can buy at a given level of income and prices। उपभोक्ता अपनी दी हुई आय में खरीद सकता है, जबकि कीमत दी हुई। तो ये बजट सेट। बजट का मतलब होता है कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है जो आप खरीद सकते हो। हाँ, बजट का मतलब औकात रेखा, कि आपकी ये औकात है कि आप ये खरीद सकते हो, 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 ये खरीद सकते हो। आपने यदि चाहा कि मैं एप्पल कुछ ना खरीदूं और ऑरेंज 13 खरीद लूँ, नहीं, वो औकात से बाहर है, क्योंकि 13 ऑरेंजेस खरीदने के लिए 65 रुपये चाहिए, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 5 65 रुपये चाहिए। तो ये जो समूह बनाया गया है बजट समूह, जिसे आप औकात का समूह भी कह सकते हो, इंसान की इतनी कैपेसिटी है खरीदने की, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते, ठीक है।
अब इनमें से कोई भी सेट आप खरीद सकते हो, ऐसी बात नहीं है, मत जाइए आप। चलिए, तो ये मैंने जो बताया आपको, ये बताया मैंने बजट समूह। अच्छा, इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स और प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू हमेशा होगा इनकम के। ये वाला वाई जो है ये इनकम है, और ये वाला वाई जो है कॉमोडिटी वाई। कॉमोडिटी वाई मतलब एप्पल या ऑरेंज में से कोई जो वाई एक्सिस से होगा, और ये कॉमोडिटी एक्स है। ये प्राइस है एक्स का और ये वाई का प्राइस, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है कि आप जितनी क्वांटिटी एक्स की खरीदिए उसको मल्टीप्लाई कीजिए उसके कीमत से, जितनी क्वांटिटी वाई की खरीदिए उसको मल्टीप्लाई कीजिए उसकी कीमत से, और टोटल जो आएगा वो आपके इनकम के बराबर आएगा, जितना भी आप खर्च करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास ये बजट समूह है, बजट सेट जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा। इस बजट सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम अभी, तो वो कहलाएगा बजट लाइन, ठीक है। लाइन क्यों, बजट कर्व क्यों नहीं? क्योंकि कर्व वाला नहीं बनता, वो घुमाया फिरा टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता, वो बिल्कुल सीधी लाइन बनती। लीजिए, तो मैं बजट लाइन बना के दिखाता हूँ, बजट रेखा कहते हैं। हाँ जी, जरा ध्यान दीजिएगा इधर, आपका ध्यान किधर है? रमेश मटका कुल्फी इधर ऐसे ही होता है। उसमें लिखा नहीं था मटका कुल्फी वालों के ऊपर आपका ध्यान किधर है? रमेश मटका कुल्फी इधर है। ध्यान दीजिए, तो इन बातों को मुझे रिप्रेजेंट करना है। इधर मैं लिख देता हूँ एप्पल्स, इधर लिख देता हूँ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस की गिनती मुझे 12 तक ले जानी, 2 का ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12। और इसकी गिनती मुझे 6 तक ले जानी है, 1 2 3 4 5 6। आप ध्यान से, जब आपका एप्पल 0 है, एक भी एप्पल नहीं, तो ऑरेंज कितना खरीद सकते हो? 12। ये बना आपका पॉइंट, 0 12। जब आप 1 सेब खरीदते हो तो ऑरेंज 10 खरीद सकते हो, तो 1 सेब 10 ऑरेंज, ये रहा। 2 सेब खरीदते हो तो आप 8 संतरे खरीद सकते हो, लीजिए। 3 खरीदते हो तो 6 खरीद सकते हो, 4 खरीदते हो तो 4 ये खरीद सकते हो, 5 खरीदते हो तो ये खरीद सकते हो, और 6 खरीदते हो तो ये खरीद सकते हो। देखो, आप कॉपी पे यदि लाइन खींचेंगे स्केल से तो ये बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। अब मैंने यहाँ बोर्ड पे बनाया है तो थोड़ा सा टेढ़ा सा जा रहा है, बट ये जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है, और इस लाइन को कहते हैं हम बजट लाइन। बजट लाइन, बजट रेखा। तो बजट रेखा की भी डेफिनेशन बता दीजिए। बजट रेखा की डेफिनेशन लिख लीजिए। बजट रेखा बजट समूह का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है ये है दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है।
जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय में खरीद सकता है, जबकि कीमतें दी हो। तो इसका मतलब ये कि ये दो वस्तुओं के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बता रहा है। मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन बी सी डी ई, सही लिखा ना मैंने, गिनती अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ जी आपके जो है ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, जिनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन उपभोक्ता खरीद सकता है। उसके पास 60 रुपये, 60 रुपये में इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन खरीद सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिम। यदि वो कम खरीदना चाहता है कम खरीद ले, ज़्यादा मत खरीदना। भाई तुम्हारे पास 60 रुपये, तुम 50 से ही खरीदना चाहते हो, 10 रुपये बचाना चाहते हो, तो बच जाएंगे 10 रुपये, ठीक है। पर यदि आप कम खरीदते हो तो इस रेखा के अंदर आओगे और उतना ही खरीदते हो कि आपका 60 रुपये पूरा खर्च हो जाए, तो इस रेखा के ऊपर पड़ोगे। और इस रेखा के बाहर तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये औकात लाइन है। इसके बाहर का मतलब है औकात के बाहर, मतलब सुना होगा आपने, औकात के बाहर नहीं, तो औकात से बाहर नहीं जाने का। तो इंसान जो है वो औकात से बाहर नहीं जाएगा, मैक्सिमम 60 रुपये खर्च करेगा, इतना ही खरीद सकता है। अब यदि हम इस बजट लाइन की इस साइड के हिस्से को कहे, इस साइड के ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा, तो ये औकात के बाहर वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं नॉन फिजिबल। नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशंस, अप्राप्य संयोग। इसके अंदर वाला हिस्सा और इवन लाइन वाला भी, ये वाला हिस्सा कहलाता है प्राप्य संयोग। प्राप्य का मतलब होता है फिजिबल कॉम्बिनेशन। तो इस लाइन के ऊपर या फिर अंदर के बिंदु जितने हैं वो फिजिबल है, इस लाइन के बाहर जो है वो नॉन फिजिबल है। इससे आगे की चीज आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। इस क्षेत्र को फिजिबल रीजन कहा जाता है, फिजिबल रीजन, यानी प्राप्य क्षेत्र। और इसको अप्राप्य संयोग या फिर अप्राप्य क्षेत्र भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कहा जाए तो नॉन फिजिबल रीजन। अब आगे जो इसमें मुझे बताना है कि इसका ढलान, स्लोप कैसा होता है। तो स्लोप के लिए मैं ये वाला डेफिनेशन मिटा रहा हूं और आपको समझाता हूं। स्लोप, देखो भाई, ये जो हमारा बजट लाइन है मैंने यहाँ रफली फिर से ड्रॉ कर लिया, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो एक एक चीज नहीं दिखाऊंगा, खाली ये लिख दिया लाइन खींच के। इधर मैंने लिख दिया ऑरेंजेस, इधर लिख दिया एप्पल, ये 0, ये इसके पॉइंट्स सारे। मैं आखिरी वाला ही लिख देता हूँ, बाकी सारे इग्नोर कर। तो ये बजट लाइन मैंने रफली खींचा है, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ बताना है स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। स्लोप का मतलब होता है ढलान, और ढलान का मतलब किस स्पीड से ढलान चल रहा है, बढ़ रहा है ढलान, घट रहा है ढलान, या फिर इक्वल है ढलान ऊपर से लेके नीचे तक में। तो मैंने आपको ढलान वाले वक्र बताए थे पहले, ये बढ़ता हुआ ढलान, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग स्लोप।
और ये घटता हुआ ढलान है, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है। और यदि स्ट्रेट लाइन हो पूरा ऐसे तो उसे कहेंगे कांस्टेंट स्लोप। कांस्टेंट स्थिर ढलान, ढलान बढ़ नहीं रहा, ढलान घट नहीं रहा, ढलान जो है वो कांस्टेंट। और यदि ढलान कांस्टेंट होगा तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो क्या आपके बजट लाइन का ढलान भी कांस्टेंट है? बिल्कुल, हमारे बजट लाइन का ढलान भी कांस्टेंट, यानी कि बजट लाइन का ढलान ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक है, उसी स्लोप से ऊपर से लेके नीचे तक आ रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ जितना टेढ़ा है उतना ही यहाँ पे भी है, स्लोप में कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि यहाँ स्लोप में फर्क है, यहाँ पे टेढ़ा जो है वो कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यानी यहाँ पे कम स्लोप है, यहाँ कम मतलब आदमी फिसलन पिट्टी पे, तो यहाँ पे धीरे धीरे फिसलेगा, फिर आगे जो है मुँह के बल गिरेगा क्योंकि स्लोप जो है वो ज़्यादा। यहाँ पे यदि फिसलता है तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्लोप है, यानी जल्दी से फिसलेगा, फिर आगे जो है वो रोक लेगा। ठीक है, चलिए। पर इसमें जो है यहाँ से ऐसे फिसलेगा उसी स्पीड से, मतलब उसी स्लोप से नीचे आएगा, तो इसे कहते हैं हम कांस्टेंट स्लोप, स्थिर ढलान। अब स्थिर ढलान क्यों है? क्योंकि देखो भाई, जो एक वस्तु को छोड़ के दूसरी वस्तु खरीदने के लिए नुकसान जो हो रहा है ना, वो आपका बराबर है। एक वस्तु को छोड़ के दूसरी वस्तु का जो को खरीदने के लिए जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान जो है वो बराबर है। जैसे पहले आपका 0 एप्पल था तो आप 12 ऑरेंज खरीदते थे, फिर आपने कहा चलो 1 एप्पल खरीद लेते हैं, तो नुकसान हो गया कितने? 2 ऑरेंजेस का। आपको 2 ऑरेंजेस कम करने पड़ेंगे। आपने कहा 1 एप्पल और खरीद लेते हैं, फिर नुकसान हो गया 2 ऑरेंजेस का। फिर आपने कहा 1 एप्पल और खरीद लेते हैं, फिर नुकसान हो गया 2 ऑरेंजेस का। जैसे जैसे आप और एप्पल्स बढ़ाते जा रहे हो, आपको पहले की तुलना में ऑरेंजेस का नुकसान हो रहा है, पर नुकसान बराबर हो रहा है। क्वांटिटी बढ़ाते बढ़ाते हमारा जो नुकसान हो रहा है ऑरेंजेस का, वो उतना ही हो रहा है। 2 नुकसान पहले भी, 2 नुकसान, 2 नुकसान, 2 नुकसान, 2 नुकसान, 2। तो यही तो स्लोप दर्शाता है, रेट। ये जो रेट है ना, यही स्लोप दर्शाता है, यही ढलान होता है। तो इसी को आप क्या कहते हो? ढलान कहते। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इसमें से यदि मैं इसको घटाता जाऊं तो 1 बढ़ रहा है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, वहाँ 2 2 2 2 2 माइनस। ठीक है, 1 बढ़ रहा है 1 घट रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो साफ साफ पता लग रहा है। 1 बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप। क्यों नेगेटिव रिलेशनशिप है? इस वजह से क्योंकि हमारे पास पैसे 60 ही रुपये है, दोनों को नहीं बढ़ा सकते। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, जब एक को बढ़ाओगे दूसरे को घटाना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप पैदा होता है। 1 बढ़ रहा है 1 घट रहा है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप। आप देख लीजिए, यहाँ प्लस 1 1 1 1, यहाँ माइनस 2 2, नेगेटिव रिलेशनशिप। अब इसको कहते हैं हम डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्यों कहेंगे? देखो भाई, ऑरेंजेस कहाँ लिखा है? वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो इसे डेल्टा वाई कहेंगे। और एप्पल्स एक्स एक्सिस पे लिखा है, तो इसे डेल्टा एक्स कहेंगे। ये जो चेंज हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है डेल्टा वाई, ये जो चेंज हो रहा है डेल्टा।
स्लोप कभी भी निकलता है, कभी भी स्लोप निकलता है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में जो चेंज आया है उसको डिवाइड करना है हमने एक्स एक्सिस में जो चेंज आया है उससे। अब डेल्टा वाई आपके हिसाब से कितना है 2 और डेल्टा एक्स कितना है 1, यानी कि आपका स्लोप कितना है -2, ठीक है, -2 का स्लोप। और ये स्लोप हर जगह बराबर है, तो आप कहीं से भी 2 बिंदु ले लीजिए, इस चेंज को क्या कहेंगे डेल्टा वाई और इस चेंज को क्या कहेंगे डेल्टा एक्स। तो स्लोप हो जाएगा आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो बजट रेखा जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसकी थोड़ी बहुत विशेषताएं भी पढ़ लेते हैं कि बजट रेखा का ढलान नीचे की ओर होता है, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से। इसके बाद इसका ढलान स्थिर होता है, कांस्टेंट स्लोप, यानी चेंज नहीं होता स्लोप, किसी और जगह पे कोई और स्लोप, किसी और जगह पे कोई और स्लोप, ऐसा नहीं है, स्लोप हमेशा बराबर है। ठीक है, तो ये बातें जो मैंने आपको बताई, ये सारी बातें बता दी आपको मैंने बजट लाइन के बारे में, बजट लाइन का स्लोप, बजट लाइन में फिजिबल और नॉन फिजिबल, बजट लाइन होता क्या है, बजट सेट किसे कहते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा बजट लाइन में खिसकाव यानी शिफ्ट क्या होता है और बजट लाइन का रोटेशन यानी उसका घुमाव क्या होता है। ये तो बातें बातें तो आगे जो मुझे बताना है वो है रोटेशन और शिफ्ट इन बजट लाइन। देखो मैं पहले वैसे बता देता हूँ, रोटेशन का मतलब और शिफ्ट का मतलब आपको समझा। शिफ्ट का मतलब होता है कि पहले ये कर्व था, अब इसने अपनी जगह बदल ली और ये बन गया। पहले ये कर्व था, मतलब ये लाइन था, अब इसने अपनी जगह बदल ली और अब ये लाइन हो गया। तो ए बी से शिफ्ट होके क्या बन गया पी क्यू, इसे कहते हैं शिफ्ट। आपका घर यहाँ था, आप शिफ्ट होके दूसरी जगह चले, शिफ्ट है ना। आपने घर अपना दूसरी जगह ले लिया, दूसरे कॉलोनी में ले लिया, दूसरे मोहल्ले में ले लिया, दूसरी जगह ले लिया, उसे कहते हैं शिफ्ट। दूसरी बिल्डिंग में ले लिया, शिफ्ट। अब रोटेशन किसे कहते हैं? रोटेशन कहते हैं कि नहीं, आपने घर नहीं बदला, घर वही है, बस घर का नक्शा थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक, तो घर का नक्शा थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसे कहते हैं रोटेशन। तो ये आपका जो था पहले बजट लाइन था और ये थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले जो लाइन था वो एपी था, अब जो वो लाइन है वो है ए क्यू। तो ये है आपका रोटेशन और ये है आपका शिफ्ट। अब शिफ्ट जो है वो राइटवर्ड भी हो सकता है और लेफ्टवर्ड भी हो सकता है। यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले हमारा पी क्यू था, अब बन गया वो ए बी। ठीक है,
तो ऐसा हो गया, पहले पी क्यू था बड़ा वाला लाइन, अब छोटा वाला लाइन हो गया रे पे। अब इसमें भी रोटेशन जो है वो राइटवर्ड हो सकता है या लेफ्टवर्ड हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले लाइन ए क्यू था, अब जो लाइन है वो ए पी हो गया। तो दोनों में से कोई भी संभावना संभव है। अब ये जो रोटेशन और शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट के कारण क्या है और रोटेशन के क्या कारण? तो शिफ्ट का जो कारण है वो है सबसे पहले संसाधनों पर आय में वृद्धि। यदि आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे। और पूरा लिखता हूं, उपभोक्ता के आय में वृद्धि। यानी इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाएगी तो उपभोक्ता दोनों वस्तुओं को या दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा उसी कीमत पर खरीद सकेगा। तो कंज्यूमर कैन बाय मोर क्वांटिटीज एट सेम प्राइस, उसी कीमत से। ठीक है, तो आय में वृद्धि होगी तो बजट रेखा दाएं ओर खिसक जाए। बजट रेखा दाएं ओर खिसक जाएगा। और क्या बजट रेखा बाईं ओर भी खिसक सकता है? रोटेशन वाला हिस्सा अगले वीडियो में बताएंगे। तो क्या जो बजट रेखा है वो बाईं ओर भी खिसक सकता है, बिल्कुल। उपभोक्ता के आय में कमी होने पर बजट रेखा बाईं ओर खिसक जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता कम आय में दोनों वस्तुओं की कम मात्राएं खरीद पाए। If income of consumer decreased, then budget line will shift leftward because consumer can buy less quantities if income decrease. ठीक है, तो बाईं ओर खिसकने का ये कारण है और दाईं ओर खिसकने का ये कारण। ठीक है, आगे जो रोटेशन वाला पार्ट है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है जो वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।